नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्रपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उपराष्ट्रपति चुनाव में मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे, पर उनको अपने ही संसदीय क्षेत्र में कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी के काफिले को रोकते हुए जोरदार नारेबाजी की गई और राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए गए। तो विरोध क्यों हुआ, किसने किया, आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। पर राहुल सोनिया गांधी की नेशनल हेराल्ड मामले में मुसीबत बढ़ गई है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 2 अहम दस्तावेज पेश किए हैं। अब ये 2 दस्तावेज राहुल सोनिया को जेल की शेर करा सकता है। तो ईडी एक्शन पर भी डिटेल्स देंगे, पर साथ ही एक्शन नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी के नाम के मामले में भी हुआ है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो कैसे कोर्ट ईडी के चंगुल में फंसे हैं राहुल, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले राहुल गांधी के रायबरेली दौरे को लेकर चर्चा कर लेते हैं। किस तरह से विरोध हुआ और क्यों हुआ? देखिए, राहुल गांधी अगर दिल्ली से बाहर निकलेंगे तो उनका विरोध होगा। हाँ। जैसा भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि अगर आप फील्ड में जाओगे, ग्राउंड पे जाओगे, किसी जगह पर जाओगे चुनाव प्रचार करने के लिए, तब आपका विरोध करेंगे, क्योंकि आपने ऐसा काम किया है। राहुल गांधी की रैली में ही और उनके मंच से, जब वो मंच से बाहर निकल गए थे, बाहर चले गए थे, तभी प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के नाम से गाली दी गई। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में बंद किया। बिहार में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुआ, पटना बंद का ऐलान हुआ और आगे भी स्ट्रेटजी बनाई गई कि राहुल गांधी अगर माफी नहीं मांग रहा, अगर वो बता नहीं रहा, बोल नहीं रहा कि हमारे उस मंच से अगर किसी ने गाली दी है तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए अगर हम माफी मांग लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती। इसलिए राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगते तब तक प्रदर्शन होगा। और जैसे ही राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से फिर रायबरेली की तरफ चले, तो रायबरेली से ही मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, और मंत्री हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। उनके साथ साथ कई कार्यकर्ता, नेता वहां पर पहुंचे और राहुल गांधी के काफिलों को रोक दिया। राहुल गांधी से माफी मांगने की अपील की, राहुल गांधी से रायबरेली छोड़कर जाने की अपील की, वापस जाओ के नारे लगे और राहुल गांधी का काफिला रुका रहा काफी समय तक। लेकिन ये माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है, राहुल गांधी को मांग लेनी चाहिए, लेकिन इसका घमंड इतना ज्यादा है कि इतने ऐसे सिचुएशन क्रिएट होने के बावजूद भी राहुल गांधी अब तक अड़े हुए हैं। जब तक इनकी घोर फजीहत नहीं हो जाएगी, ये माफी नहीं मांगेगा। इसलिए कार्यकर्ताओं ने गाड़ियां रोकी। अब उत्तर प्रदेश में सरकार भी बीजेपी की है, लेकिन बीजेपी की सरकार, योगी की पुलिस, ये देखिए कम से कम ये विशेषता है कि योगी की पुलिस प्रशासन है जो प्रोटेस्ट करने वाले को वहां से भगाया, हटाने की कोशिश की। चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रोटेस्टर हों, चाहे उन्हीं के एक मंत्री प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो मंत्री के तौर पर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर कर रहे थे। पुलिस ने उन लोगों को हटाया। किसी तरीके से राहुल गांधी आगे बढ़े और उसके बाद फिर से इनका प्रोटेस्ट शुरू हो गया। तो हर जगह पर प्रोटेस्ट चल रहा है रायबरेली के अंदर, और ये एक ही मुद्दा उठा रहे हैं कि पूरे देश में ये साबित हो चुका है कि कैसे वोट चोरी हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी करके गद्दी पर बैठे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे ये हर जगह लगा रहे थे। लेकिन हर जगह पर जहां पर राहुल गांधी अब जाएंगे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनकी गाड़ियां रोकेंगे। ये स्ट्रेटजी बन चुकी है। अब आगे देखते हैं राहुल गांधी इस मुद्दे पर माफी मांगते हैं या फिर ऐसे ही प्रोटेस्ट का सामना करते हैं। लेकिन राहुल गांधी को सर माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि मुद्दा इतना बड़ा होता जा रहा है। बीजेपी तो मुद्दा बनाएगी नो डाउट, लेकिन आम जनता के अंदर भी तो काफी गुस्सा है। अब तो जहां जहां जाएंगे, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन और रखना, कभी उनकी पिटाई भी हो सकती है, कोई कालिक भी तो पहुंच सकता है। देखिए, ये आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये कोई अलग अलग तो है नहीं। जिसको हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं वो भी आम आदमी ही हैं।
और इन लोगों ने पॉलिटिकली बांट दिया है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ये उन आम आदमियों में से नहीं है जो कि पीएम मोदी की मां को गाली देने पर नाराज है राहुल गांधी से। और भारतीय सभ्यता संस्कृति में ये बड़प्पन की बात की जाती है कि अगर कोई भी कितनी भी बड़ी गलती करे, माफी मांग ले तो उसे माफ कर देना चाहिए, और यही परंपरा रही है। लेकिन राहुल गांधी को ये लगता है कि हमने थोड़ी किया, हमने किया नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने, उनके मंच से उनके लोगों ने गाली दी है। तो इसलिए ऐसे लोग, जिसके लिए बार बार कहा जाता है कि जो लचीला नहीं होता वो टूटने पर मजबूर होता है, इसलिए राहुल गांधी इतनी बार टूट चुके हैं लेकिन फिर भी सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आगे अभी तो रायबरेली की बात है, रायबरेली अभी चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन ये जब बिहार जाएंगे तो जो आपने कहा, ये काले झंडे भी दिखाए जाएंगे, कालिख भी पोती जाएगी, और हो सकता है कि राहुल गांधी की और बड़ी फजीहत भी हो। लेकिन नेशनल हेराल्ड का मसला ऐसा है सर, उसमें तो माफी भी मांगेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ईडी जिस एक्शन से तेजी से कार्रवाई कर रही है, खबर सामने आई कि 2 दस्तावेज कोर्ट को सौंपे गए हैं। आने वाले दिनों में ये कितना बड़ा झटका लगेगा राहुल गांधी? देखिए, झटका तो लग चुका है और स्थितियां लग रही है ऐसे कि अब इस मामले में इतने साल हो गए, 2012 से ये मामला चल रहा है, और इस बीच धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई, और चार्जशीट दायर करने के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट के लिए भी ईडी ने कहा था। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तब भी ईडी की तरफ से बार बार ये कहा गया था कि ये पूरी तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें इन लोगों ने पहले एक कंपनी बनाई। कंपनी बनाने के पीछे का मकसद ही यही था कि 5,000 करोड़ की नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना है, क्योंकि ये कंपनी उसी समय बनाई गई जब नेशनल हेराल्ड का शेयर ट्रांसफर कराया जाना था। 2 महीने के अंदर, दिसंबर से फरवरी तक नेशनल हेराल्ड के प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ। पहले राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर बने, और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी इन लोगों ने बनाई थी, उसके शेयर ट्रांसफर में इन लोगों ने चालाकी भी की। कुछ सैम पेत्रोदा के नाम से, कुछ सुमन दुबे के नाम से, ऑस्कर फर्नांडिस के नाम से, कुछ मोतीलाल वोरा के नाम से, और इन लोगों के नाम से शेयर लेकर इन लोगों ने ट्रांसफर किया सोनिया गांधी, राहुल गांधी को, जो 38% के शेयर होल्डर हुए, यानी 76% 5,000 करोड़ में से इन्हीं लोगों के नाम से आ गया। अब उसके बाद ईडी ने कहा कि वो जो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी थी उसमें 129 करोड़ रुपया इन लोगों ने रेंट के पैसे वसूले, जिसके लिए इन लोगों ने शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया। इन्होंने एडवांस भी लिया है। ये 2 दस्तावेज फिर से पेश किए गए हैं जो अहम माने जा रहे हैं कि कैसे ईडी के इन्वेस्टिगेशन के बावजूद इन लोगों ने चीटिंग किया। एक दस्तावेज है उन कंपनियों की लिस्ट जिसमें यह बताया गया है कि ये सारी कंपनियां नेशनल हेराल्ड की उन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रही थी, और उसके लिए इन लोगों ने एडवांस पेमेंट दिया था राहुल गांधी, सोनिया गांधी के कंपनी को। और ये सारी सेल कंपनियां हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। बिल्डिंग लिए गए, और बिल्डिंग का किराया जो लिया गया वो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, और चूंकि इन लोगों ने माना था कि ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है तो उसके शेयर को बेचकर ये पैसा कमा सकते थे, इसलिए इन लोगों ने शेयर ट्रांसफर से भी पैसे कमाए हैं। यानी ये जो बार बार कह रहे थे इतने दिनों से कि नहीं नहीं, हमारा इंटेंशन नहीं था कि हम उसका पैसा खाना चाहते थे, यही अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, यही सोनिया गांधी की तरफ से चीमा ने कहा, सीनियर एडवोकेट है। और इन दोनों ने, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से, अपनी दलीलें पेश की, जिसमें बार बार यही बात कह रहे थे कि नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी तो अभी भी बरकरार है, नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी इन लोगों ने कब्जाई नहीं है, कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। हमारा मकसद तो नेशनल हेराल्ड को कर्ज से बाहर निकालना था। तो इसी पर ईडी ने 2 दस्तावेज पेश किए हैं कि इन लोगों ने बार बार ये बात कही कि हमारा इंटेंशन गलत नहीं था। एक देखिए इंटेंशन, इन लोगों ने प्रॉपर्टी ली। अब ये प्रॉपर्टी जब इनकी कंपनी के नाम से है तो आज इसका इस्तेमाल करने के लिए इनको जरूरत नहीं पड़ी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज वो प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं पड़ी तो बेच नहीं रहे, लेकिन उसका इंटरेस्ट, उसका प्रॉफिट कौन ले रहा है? क्या वो नवजीवन अखबार को जा रहा है? क्या नेशनल हेराल्ड अखबार को जा रहा है? और ये जो कांग्रेस शासित प्रदेश है जहां से ऐड आया, एडवर्टीजमेंट, जो अखबार चल नहीं रहे हैं
उसको इन लोगों की सरकारों ने एडवर्टीजमेंट दिया और वो 42 करोड़ रुपए का है। और वो एडवर्टीजमेंट जो दिया गया उसका प्रॉफिट कौन ले रहा है? तो जो आपने कंपनी खड़ी की और कंपनी खड़ी करने के बाद उसका प्रॉफिट जब आपके पैकेट में आ रहा है तो आपका इंटेंशन तो साफ है। अगर अंबानी की पूरी कंपनी है तो ये उसी समय थोड़ी बताया जाएगा कि अंबानी की रिलायंस कंपनी का प्रॉफिट में वो हकदार नहीं है, क्योंकि वो रिलायंस तो बेच नहीं रहा, रिलायंस का प्रोडक्ट बेच रहा है। तो उसी तरीके से ये कोर्ट में कहा गया कि ये नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी का बाई प्रोडक्ट क्या है? उसका रेंट, जो उससे पैसे आ रहे हैं, जो लखनऊ से आ रहे हैं, जो मुंबई के इतने बड़े नेशनल हेराल्ड हाउस से आ रहे हैं, जो दिल्ली का हेराल्ड हाउस से आ रहा है, जो इतने इंपॉर्टेंट पॉश इलाके में है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, और इन सब प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट जो इतने सालों में आया 2012 से अब तक, ये सारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने खाए हैं। तो इसलिए ये मत कहिए कि ये प्रॉपर्टी अभी बरकरार है तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने उसको अपने कब्जे में नहीं ले रखा है, मालिकाना हक इन्हीं का है। तो ये पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी साबित ईडी ने कर दिया है। अब आगे अभिषेक मनु सिंघवी और चीमा इसके ऊपर दलील देंगे कि ये दो दस्तावेज कितना कारगर साबित होगा। ईडी के इन दस्तावेजों पर आगे कोर्ट में फैसला होगा। मतलब ये लगभग साबित हो चुका है कि नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये दोनों ने मिलकर तकरीबन 5,000 करोड़ में से 3,500 करोड़, ये 80% के आसपास है, 3,500 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम से करवा ली। सर, थोड़ा जाते जाते आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज सोनिया गांधी की जो वोटर लिस्ट से जुड़ा मसला था उसमें कोर्ट में क्या क्या हुआ? देखिए, कोर्ट में ये मामला चला है। अभी सोनिया गांधी ने किसी वकील को भेजा नहीं है, अभी एक तरफा मामला चल रहा है, क्योंकि इस पर FIR दर्ज कराने की मांग की गई है। तो वैभव चौरसिया जो कि वकील जज हैं, उनके सामने पेश हुआ गया और वकील ने कहा कि ये जो सोनिया गांधी ने 1980 में बिना दस्तावेज या फिर फॉर्जरी दस्तावेज के आधार पर वोटर ID कार्ड बनवाया था, वो इससे इनका इंटेंशन साबित होता है। क्योंकि सोनिया गांधी के इस मामले में एक बात तो तय है कि कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक बनने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो नागरिक बनेगा, और नागरिक बनने के बाद, नागरिकता लेने के बाद अगला स्टेप होता है वोटर ID कार्ड बनवाना। क्योंकि जिस समय सोनिया गांधी ने वोटर ID कार्ड बनवाया था उस समय न तो पैन कार्ड दर्ज कराए जाते थे और न ही आधार कार्ड की व्यवस्था थी। उस समय दो ही आधार थे, एक था राशन कार्ड और दूसरा था पासपोर्ट। तो पासपोर्ट में तो सोनिया गांधी भारत की नागरिक थी नहीं, इटली की नागरिक थी। राशन कार्ड जो बनाया गया, जो इंदिरा गांधी के आवास का था, उसमें संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, इन लोगों का नाम दर्ज किया गया और राशन कार्ड के आधार पर इन लोगों ने वोटर ID कार्ड बनवाया। और वो पासपोर्ट जो कि वैलिड डॉक्यूमेंट था नागरिकता का, उसको इन्होंने छिपा लिया। यानी कि बिना नागरिक हुए आप वोटर कार्ड बनाते हो, वोट डालते हो, तो ये तो जघन्य अपराध है। दूसरी बात, एक बार और जब 80 के बाद 82 में इनको डिलीट किया गया, इनका नाम हटाया गया, तो उस समय दो लोगों का नाम हटाया गया था, एक सोनिया गांधी का और एक संजय गांधी का। संजय गांधी की 1981 में मौत हो गई थी तो इसलिए हटाया गया, और सोनिया गांधी चूंकि एक कंट्रोवर्सी में आ गई थी तो इसलिए हटाया गया। तो यानी कि 2 साल के अंदर चुनाव आयोग को तो यह पता चल गया कि इन्होंने गलत दस्तावेज के आधार पर वोटर ID कार्ड बनवाया, तो उस समय इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर कोई फर्जरी दस्तावेज के आधार पर वोटर ID कार्ड बनवाता है और वो वहां का नागरिक नहीं है, तो जब इन्होंने बाद में नागरिकता के लिए अप्लाई किया तो उस समय इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और दूसरी बात, जब दूसरी बार इन्होंने नागरिकता के लिए एप्लीकेशन दिया तो भी इनने गैप उसमें दिखाई पड़ रहा है कि जनवरी में इन्होंने वोटर ID कार्ड बनवा लिया उसी पासपोर्ट के आधार पर, और फिर अप्रैल 1983 में इनको नागरिकता का प्रमाण पत्र मिलता है, अप्रूव होता है कि आप नागरिक हो गई हैं। तो ये 3 महीना पहले इन्होंने वोटर ID कार्ड कैसे बनवा लिया? यानी कि फर्जी दस्तावेज सौंपने के मामले में अगर उस समय कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इनकी सरकारें थी, चुनाव आयोग से लेकर एजेंसी तक इनके पास था, तो इन लोगों ने कार्रवाई से रोका। तो क्या पहले अगर कोई अपराध करता हो, अगर 20 साल बाद किसी का अपराध उजागर होता हो, उसी तरह का है कि अगर
कोई 20 साल पहले मर्डर हुआ हो और उसके सबूत आज मिल रहे हो कि इसने मर्डर किया था, फोरेंसिक रिपोर्ट है, सारे साइंटिफिक प्रमाण पत्र है, तो क्या आज उसको सजा नहीं मिलेगी? यही बात उठी है कि सोनिया गांधी ने चूंकि उस समय फॉर्जरी डॉक्यूमेंट दिए, फॉर्ज तरीके से सिटीजनशिप बनाया, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड बनवाया और उसी आधार पर ये चुनाव लड़के सांसद बनी और सांसद बनने के बाद ये पार्लियामेंट्री समिति की लीडर है। तो इतने पोस्ट इन्होंने उस फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लिया। अगर उस समय कार्रवाई हो गई होती तो सोनिया गांधी को ब्लैकलिस्ट कर दिया होता, क्योंकि फॉर्ज के आधार पर, फर्जी दस्तावेज के आधार पर अगर वोटर आईडी कार्ड बनवाते हो, चुनाव लड़ते हो, तो इसका मतलब है कि चुनाव लड़ने से आपको मना कर दिया जाएगा, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। और यही आधार बनाया गया है जिसके आधार पर लगता तो है कि सोनिया गांधी पर एफआईआर दर्ज होगा और पुरानी गलतियों की सजा अब सामने आएगी, अब उनको सजा मिलने वाली। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद के लिए। तो सोनिया गांधी के खिलाफ नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने के मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है, पर यह मामला सोनिया गांधी की मुसीबत आने वाले दिनों में जरूर पैदा करेगा। साथ ही नेशनल हेराल्ड ऐसा मामला है जो राहुल सोनिया गांधी का पीछा तो छोड़ने वाला नहीं है। जिस तरह से जांच एजेंसियां तेजी से काम कर रही है, ईडी काम कर रही है, तो आज नहीं तो कल कोर्ट से फैसला जरूर आएगा जो गांधी परिवार की मुसीबत बढ़ाएगा, राहुल सोनिया गांधी को झटका देगा। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।